हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता था। बीच में कुछ दिनों के लिए बंद था ये, और आज से पुनः इसको स्टार्ट कर दिया गया है और यह सुबह 8 बजे डेली आपको डाल दिया जाएगा। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। और इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा वनडे का जो भी एग्जाम जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जीके जीएस से फ़ायदा होगा। और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का जब डिस्कशन आपको किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं अभी तक इसका 119 सेट अपलोड कर दिया है और उसका वीडियो भी आपको YouTube पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसका PDF की बात करें तो टेलीग्राम में इसका PDF भी उपलब्ध है। वहां से आप PDF भी डाउनलोड करके सेट को बनाएं और सेट बनाने के बाद आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और सुबह में जो यह चलता था फिर कंटिन्यू आज से कर दिया गया है और इसमें हमेशा यह चलता रहेगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी एग्ज़ाम आगामी आपका होने वाला है, आपको बिहार SSC सचिवालय सहायक का और BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इस सीरीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। डेली शाम को 7 बजे मैं ग्रुप डिस्कशन लाइव लेकर आता हूं। उसमें आपको डेली 500 क्वेश्चन पूछा जाता है और 500 क्वेश्चन अगर आपके सामने से डेली गुजरता है तो आपका जीके जीएस में कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। और जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप इसे रिविज़न करके नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा आपके मन में कन्फ्यूजन पैदा रहेगा। तो इसीलिए जीके जीएस को कभी भी पढ़ें तो आप अच्छे से पढ़ें। और करंट अफेयर्स का डेली एडिटोरिया का सेट डाला जाता है एक, और उसे भी आप अच्छे से याद कर लें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है। तो तांबा का मुख्य अयस्क पूछा गया है, क्या है? कॉपर पैराइट, लिमोनाइट, सिडोराइट और पैराइट। तो तांबा का मुख्य अयस्क आपको ऑप्शन ए यानी कि कॉपर पैराइट, इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कॉपर पैराइट है। यानी तांबा का निष्कर्षण आपको कॉपर पैराइट से किया जाता है और तांबा का संकेत आपको Cu होता है और इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 29 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लैक लेड माने सीसा का रासायनिक नाम क्या है, यह पूछा जा रहा है। कार्बन, सीसा, ब्रोमाइड और ग्रेफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ब्लैक लेड का नाम आपको ग्रेफाइट है। कार्बन की बात करें तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में आपको कार्बन की मात्रा अगर पूछता है तो 0.03% आपको कार्बन पाया जाता है और सीसा का संकेत आपको Pb होता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का, ग्रेफाइट का, ब्रोमीन का और क्लोरीन का। तो भारी मशीन में स्नेहक के रूप में आपको ऑप्शन बी यानी कि ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पारा की बात करें तो द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। द्रव अवस्था में धातु पारा है और उसका संकेत आपको Hg होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपको 80 होता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का संकेत आपको Cl होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपको 17 होता है और हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन पाया जाता है। आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप पीरियडिक टेबल अच्छे से याद रखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि ग्रुप डी में उससे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। तक कोशिका के ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करेगा तो अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था।
ऑप्शन ए लाइसोसोम जो है उसे आत्महत्या के थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 5, फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़ा का मुख्य कार्य शरीर में क्या है, इस बात को पूछा गया है। तो पाचन, रक्त को शुद्ध करना, ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि अवशोषण करना। तो फेफड़ा का मुख्य कार्य आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित फेफड़ा करता है, और फेफड़ा रक्त को शुद्ध भी करता है और किडनी में रक्त जाकर छनता है। पाचन की बात करें तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो हमारे पाचन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 6, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? मास्टर ग्रंथि जो है आपके शरीर में जो है कौन सा कहलाता है, उस अंग को पूछा गया है। तो थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि आपको ऑप्शन डी यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसे प्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। थायराइड जो ग्रंथि है क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो मैं एक विटामिन का स्पेशल वीडियो डाले हैं, जो भी लोग विटामिन का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वो 20 मिनट का वीडियो है, उसमें सारे विटामिन के चर्चा किया गया है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है और किस विटामिन में किस में क्या पाया जाता है और किस विटामिन का किस से रोग होता है। इस सारी बात को चर्चा कर दिया गया है 20 मिनट के वीडियो में, और आप उस वीडियो को अगर देख के जाते हैं तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की कभी भी संभावना नहीं रहेगी। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पायरोडॉक्सिन उसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का थायमिन नाम है, और विटामिन ए का राइबोफ्लोविन है, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन ई का टेकोफेरॉल है, और विटामिन के का फिनोक्विन है। तो इस तरह सारे विटामिन का रासायनिक नाम याद रखेंगे, आपके एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से की गई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत पूछा गया है कि कब से किया गया। 1885 में, 1901 में, 1986 में और 1995 में। तो भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत आपको ऑप्शन डी 1995 से किया गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय आपको लॉर्ड डॉफ्रिन थे। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से किया गया है, लेकिन भारत में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का स्थापना कहां पर हुई थी? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1965 में, 1977 में और 1988 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1977 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में किया गया था। ऑप्शन बी की बात करें तो 1965 में FCI की स्थापना हुई थी, और ऑप्शन डी की बात करें तो 1988 में आपको सेबी की स्थापना हुआ था, और सेबी के वर्तमान में चेयरमैन माधुरी बुच है। और सेबी का मुख्यालय की बात करें तो सेबी का मुख्यालय आपको मुंबई है, और सेबी को संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सेलुलर फोन सेवा का प्रारंभ कब से हुआ था? भारत में सेलुलर फोन सेवा का प्रारंभ कब से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1995 में सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत हुआ था, और इंटरनेट के भी शुरुआत हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, और 1993 में 73वां संविधान संशोधन 1993 को पंचायती राज अधिनियम आया था, और 24 जनवरी को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11,
विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना ऑप्शन ए 1935, 1945, 1955 और 1965। तो विश्व बैंक की स्थापना आपको ऑप्शन बी 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में है। 1935 को आरबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1935 को हुआ था और स्टेट बैंक की स्थापना 1955 मैंने अभी चर्चा किया है और 1965 का भी मैंने चर्चा किया ही है, लेकिन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित की गई थी? तो बोकारो जो इस्पात कारखाना है किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था, इस बात को पूछा गया है। तृतीय, चौथा, पांचवा और छठा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी रूस के सहायता से। और दूसरा में आपको दुर्गापुर, राउरकेला और छत्तीसगढ़, ये तीनों का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा शुरू की गई थी? जो सांकेतिक मुद्रा है उसका प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, इस बात को पूछा गया। तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के, इल्तुतमिश के, फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी आपको अलाउद्दीन खिलजी। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपको ऑप्शन ए यानी कि फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। नहरों का सबसे ज़्यादा जाल बिछाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बीपीएससी डबल एओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछा गया था, लमसम 7 से 8 क्वेश्चन। तो स्टूडेंट कहते हैं कि मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला बैंक कौन है? भारत का जो पहला बैंक पूछा गया है कौन सा है? ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी की बात करें तो हिंदुस्तान बैंक। तो भारत का सबसे पहला बैंक आपको हिंदुस्तान बैंक है। और पीएनबी की स्थापना की बात करें तो 1893 में पीएनबी की स्थापना हुई थी और एसबीआई की स्थापना आपको 1955 में हुआ था और इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1770 में हुआ था। तो ये चारों बैंकों की स्थापना भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में बैंक से भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, नोटों का निर्गम कौन करता है? एसबीआई, आरबीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि नोटों का निर्गम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, नोटों का निर्गम किस प्रणाली के द्वारा की जाती है? तो नोटों का निर्गम आपको किस प्रणाली के द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा, बजटीय प्रणाली, आरक्षित कोष और जमा कोष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा नोटों का निर्गम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? पूरे विश्व में पूछा गया कि कौन सा बैंक का शाखा सबसे ज़्यादा है? आरबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी एसबीआई। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बैंकों की शाखा आपको एसबीआई की है। आरबीआई की स्थापना मैंने अभी ही बताया 1935 में और पीएनबी की स्थापना 1893 में बताया और एक्सिस बैंक की स्थापना की बात करें तो 2007 में एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सिस बैंक की स्थापना कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1981, 1982 और 1983। तो एग्जिम बैंक की स्थापना आपको ऑप्शन सी यानी कि 1982 में किया गया था और 1982 में नाबार्ड बैंक के भी स्थापना 15 जुलाई 1982 को की गई थी, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष जी चिंताला हैं। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था और फिर बाद में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपको 1980 में हुआ था।
1983 की बात करें तो 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 19, जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाला से है? जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाला से है? इस बात को पूछा गया है। चीनी घोटाला, कोयला घोटाला, दाल घोटाला, प्रतिभूति घोटाला। तो जानकी रमन का संबंध आपको ऑप्शन डी यानी कि प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर स्थित होता है? दूर होता है उसे ऑफशोर कहते हैं और नज़दीक होता है उसे उपशोर कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है किस तारीख को सबसे दूर होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होता है सूर्य और 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होता है जिसे उपशोर कहा जाता है और 4 जुलाई को ऑफशोर कहा जाता है और दोनों को मिलाने वाली रेखा को एपीहेलाइन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या पूछा गया है 180, 190, 200 और 210। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है? तब पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखा खींची जा रही, इस बात को पूछा गया है। तो 180, 270, 300 और 360। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 360 रेखा खींची जा सकती है। जैसे यह ग्लोब है और इस पर ऐसे रेखा खींचेंगे तो ऐसे 360 रेखा खींचा जा सकता है कि देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 23, अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अफ्रीका को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा है। क्वेश्चन नंबर 29, निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? निग्रो जो है कहाँ की प्रमुख जनजाति है, इस बात को पूछा गया है। तो ब्राज़ील, उत्तरी अमेरिका, नाइजीरिया और न्यूजीलैंड। तो निग्रो कहाँ की जनजाति है, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका का निग्रो है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया। तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, आपको 10 सेकंड हर क्वेश्चन पर दिया जाता है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 26, द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है, यह बात पूछा गया है। अरुंधति राय के, दीपक चोपड़ा के, महेश वर्मा के और जॉन क्रीटन के। तो द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अरुंधति राय का है। तो मैं एक बात बताना आप लोग के चाह रहा हूँ कि मेरा जो डेली लाइव होता है आप उसमें ज़रूर जुड़े, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और नए लोग जो भी हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वायत्तता, उद्योग का विकास, शिक्षा और भारत का विभाजन। तो माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, भारत का विभाजन। शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 28,
रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम पूछा गया है। महेश भट्ट, मुंशी पांडे, विष्णु पांडे और गदाधर चट्टोपाध्याय। तो रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम आपको ऑप्शन डी यानी कि गदाधर चट्टोपाध्याय है। क्वेश्चन नंबर 29, सीयूकी किसकी द्वारा लिखा गया था? सीयूकी एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया था, इस बात को पूछा गया है। फाइयान, हिनयान, ह्वेनसांग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सीयूकी आपको ऑप्शन सी यानी कि ह्वेनसांग के द्वारा लिखी गई थी, जिसे यात्रा का वृत्तांत भी कहा जाता है। वो जो भी यात्रा किया था उसी में अपना सीयूकी में सब वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 30, शाह आलम द्वितीय किसके काल में मुगल सम्राट बना था? शाह आलम जो द्वितीय था किसके शासन काल में वह मुगल सम्राट बना था, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, माउंटबेटन के शासनकाल में, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में वह बना था। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल की बात करें तो 1829 से लेकर 1835 तक था। लॉर्ड माउंटबेटन आपको 1946-47 में थे और लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 31, द्वैध शासन व्यवस्था कब समाप्त कर दिया गया था? तो द्वैध शासन आपको 1765 में लागू किया गया था और इसे समाप्त कब कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 1772 में इसे समाप्त कर दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उस उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे थी। क्वेश्चन नंबर 32, शिवाजी के जेठ पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी का माने जेठ पुत्र मतलब सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या था? राजा राम, संभाजी, साहू जी, शिवाजी द्वितीय। तो उनके जेठ पुत्र का नाम आपको ऑप्शन बी यानी कि संभाजी था। क्वेश्चन नंबर 33, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि की बात करें तो कब हुआ था? 1656 में, 1659 में, 1663 में और ऑप्शन डी 1665 में। तो पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है यानी कि 1665 में पुरंदर की संधि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? जो मुगल काल का स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था उसका अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? महमूद शाह, औरंगजेब, जहादार शाह और बहादुर शाह प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि सबसे शक्तिशाली पूछा गया, यह नहीं कि अंतिम पूछा गया। तो औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो 1707 में इसका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 35, शून्यवाद का जनक यानी शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक के द्वारा किया गया था? शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक के द्वारा किया गया था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, नागार्जुन, वसुबंध, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि नागार्जुन के द्वारा विकास किया गया था। स्थूलभद्र का संबंध आपको जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 36, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, वेलेंटाइन सिरोल, B.S. स्मिथ, हॉलवेल और ऑप्शन डी कह रहा है कि डिजरायली। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि B.S. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, हिजड़ी संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजड़ी संवत की शुरुआत कब हुई थी? आइए ऑप्शन देखते हैं, 312 ईस्वी में,
318 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, और ऑप्शन डी की बात करें तो 628 ईस्वी में। तो हिजरी सवत की शुरुआत आपको ऑप्शन सी यानी कि 622 ईस्वी में किया गया था। यह क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो आप ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए इस सीरीज को काफ़ी अच्छे से रिवीजन करके जाएं। देखिए, कोई भी अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो उस समय नया कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। जो आपका सिलेक्टेड कोई वीडियो है उसे देखिए और रिवीजन कीजिए। नया चीज़ पढ़ने से उस समय आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी से, गोल्फ से, खो खो से और पोलो से। तो फ्री जोन का संबंध आपको ऑप्शन सी यानी कि खो खो खेल से संबंधित है। खो खो खेल में लाइन की संख्या आपको 9 होता है और कबड्डी में आपको 7 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39, अनवरत योजना किस नाम से जाना जाता है? अनवरत योजना जो है किस नाम से जाना जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। अनवरत योजना किस नाम से जाना जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। रैलिंग योजना, होली मिशन योजना, पुण्य प्लानिंग योजना और वार्षिक योजना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रोलिंग योजना के नाम से अनवरत योजना को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को, 17 मई को, 5 जून को और 18 जुलाई को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को आपको पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 17 मई को दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन को आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1784 में, 1771 में, 1942 में और 1965 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट आपको ऑप्शन ए यानी कि 1784 में पारित हुआ था। और 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 को 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। उसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना सबसे पहले मैं बता दूं कि 1945 में इसकी स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। तो कहाँ पर किया गया था इस बात को पूछा गया, तो ऑप्शन ए में वाशिंगटन डीसी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। WTO का मुख्यालय आपको कहाँ है? तो जेनेवा है और मिस्र का राजधानी कायरा है और नाटो का मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स है। तो ये चारों चीज़ के स्थापना याद रखें। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, अप्रैल 1949 में। इसमें वर्तमान में आपको 31 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आज के सेशन के यानी कि लास्ट क्वेश्चन। इस PDF में आपको 43 क्वेश्चन थे और 43 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन के आपके सामने चर्चा किया गया, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टि से यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होता है। आइए देखते हैं, भारत में सरकारी बैंकों का स्तर कैसा है? भारत में जो सरकारी बैंक का स्तर है वह कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और इनमें से कोई नहीं। तो भारत में आपको सरकारी बैंकों के स्तरीय त्रिस्तरीय है। तो अभी नेशनलाइज बैंकों की संख्या आपको 10 बच गया है और धीरे धीरे मोदी सरकार ने नेशनलाइज बैंकों की संख्या कम कर रहे हैं, लेकिन RBI ने इस पर अपना बयान दे दिया है कि अगर नेशनलाइज बैंकों की संख्या कम की जाती है तो आगे चलकर काफ़ी दिक्कत होगा। तो इस पर सरकार को कुछ गहन निर्णय लेना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि जो मेरा यह सीरीज 40 क्वेश्चन का है उसमें
आप ज़रूर पार्टिसिपेट हों। और यह डेली फिर आज से स्टार्ट कर दिया गया, बीच में 15 दिनों के लिए सेट बंद था और आपको अभी तक 119 सेट अपलोड कर दिया गया है और उसका PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर 40 क्वेश्चन आप डेली देखते हैं और शाम को 500 क्वेश्चन आपको ग्रुप डिस्कशन में मिलता है तो पर डे आपको 6 से 700 क्वेश्चन मिलता है। तो अगर 6 से 700 क्वेश्चन आप डेली देख रहे हैं तो आपका GK GS काफ़ी अच्छा हो जाएगा और क्वेश्चन आपको रिपीट होगा। रिपीट होने से क्या होता है, क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में, आप लोग भी जरूर जुड़िएगा। बाय।